बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 19 नवंबर और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अरसा दराज से इस इंतज़ार में थे कि उन्हें भी हक दिया जाए वोट का, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले हुकूमतें आती रही जाती रही, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे मखलूत हुकूमत थी, चाहे नून लीग की 3 बार हुकूमत आई। वादा किया गया लेकिन ये हक नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये वादा भी किया, इसे पूरा भी किया, जिसके लिए ऑब्वियसली अपोजिशन की कोशिश रही कि किसी तरह रास्ता रोका जा सके कानून साजी का, और इस अमल को किसी सूरत भी मुकम्मल ना होने दिया जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात थी और एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर रहती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। और ऑब्वियसली जिन लोगों के लिए आप हुकूमत में आते हैं फिर आप उनसे वादे भी करते हैं, और यही वजह है कि जब आप वादे करते हैं तो उनको पूरा भी करना पड़ता है। और जहां जहां पर भी सियासी जमातों की पोजीशन मजबूत होगी, लोग उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे या उनके सपोर्टर होंगे, ये उस जमात के ऊपर ऑब्वियसली जब आप वोट लेने जाएंगे तो आप एक प्लेज करते हैं कि जनाब अगर हम हुकूमत में आए तो हम आपके हकूक की बात करेंगे। यही कुछ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है दियार गैर के अंदर, और इसको प्लेज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों के अंदर अपने वो लोग जो दियार गैर में बसते हैं उनके जरिए पैगाम पहुंचाया कि हम आपको आपका हक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो तमाम जमातें थी जिनका वोट बैंक दियार गैर में ना होने के बराबर है। मैं लंदन में रहता हूं और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब भी कन्वेंशंस होते हैं, जब भी, खैर कन्वेंशंस तो बहुत देर होगी हमने नहीं देखा, लेकिन जब भी लोग किसी भी फंक्शन के अंदर इकट्ठे होते हैं या कोई भी मीटिंग की जाती है तो वहाँ पर आपको मकामी क़यादत सिर्फ नज़र आएगी। यानी आपको नायब सदर नज़र आएंगे, आपको जो सदूर हैं यहाँ के, जो लंदन चैप्टर के, वो आपको नज़र आएंगे, जनरल सेक्रेटरी आपको नज़र आएगा। लेकिन खैर ये भी इतनी बड़ी तादाद में ये लोग नहीं हैं कि आपको एक ख़ास नंबर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में नज़र आएँ। ये अपने तौर पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बरतानिया में, जिन लोगों ने इस जमात के लीडरान को यहाँ पर रहते हुए देखा, इनका लाइफस्टाइल देखा है, एक रिजेंटमेंट पैदा होती है ऑटोमेटिकली कि जनाब ये पाकिस्तान से इसलिए आए थे कि अपना इलाज करवा सके, लेकिन यहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वो आंख जो पाकिस्तान में रहते हुए लोगों की बंद है, जो उन्हें नज़र नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो लोग बरतानिया में इन तमाम लोगों की हरकत को भी देखते हैं, इनकी ज़िंदगी किस किस्म की यहाँ पे गुजर रही है इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर एक नेचुरल रिजेंटमेंट पैदा होता है कि ये हमारे लीडर जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन दायरे गैर में रहते हैं, सियासत पाकिस्तान में करते हैं। और फिर जिस किस्म की शादियाँ यहाँ पे की जाती हैं, जिस किस्म का कल्चर अडॉप्ट किया जाता है, और फिर बयानात दिए जाते हैं कि जनाब हम तो ब्रिटिश बॉर्न हैं, हमें पाकिस्तान की अदालतों से क्या लेना देना। तो फिर ये एक नेचुरल, एक कुदरती चीज़ है कि एक नफरत का एलिमेंट पैदा होगा। यही हाल पीपल्स पार्टी के भी रहे। ओवर द ईयर्स एजवर रोड के ऊपर जो कहानियाँ हम सुनते रहे और जो लोग बताते हैं उन फ्लैट्स की हकीकत के हवाले से, रहमान मलिक साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, यहाँ पे बेनज़ीर की प्रॉपर्टीज़, फिर सरे महल की कहानियाँ, और फिर जो लोग जहाँ पे आकर रहते थे, ये तमाम कहानियाँ बरतानिया के लोगों से ये छुपी हुई नहीं है। यही हाल अमेरिका के अंदर है। जब भी किसी फ्लैट की बात आती है, आसिफ अली जरदारी साहब का ऑब्वियसली वहाँ पे भी एक रोल है, और फिर वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनके सामने भी इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी सियासी जमातों की हकीकत बड़ी वाज़ेह है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब लोगों को पता हो कि आपकी सियासी जमातें और इनके लीडरान की हकीकत क्या है, तो फिर एक कुदरती एक नफरत पैदा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकत क्या है? लोग चाहते थे तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली, सियासतदानों की तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली, जो उन्हें ऑब्वियसली एक तीसरी जमात की शक्ल में नज़र आई। और ये वो वोट बैंक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिक्योर किया, और अब फिर जब वादा किया उसको पूरा किया, वोटिंग राइट मिल गया है और लोग इस पर बहुत ही खुश हैं। लेकिन इसमें एक बात है, एक मसला है जो हम काफ़ी अरसे से, मैं और सलमान ऑस्ट्रेलिया से इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम भी करते रहे, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि अब हमें
जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको अडॉप्ट करेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से, इसको परखना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी, लोगों को पोलिंग स्टेशंस पे कैसे लाया जाएगा, रजिस्टर्ड वोट कैसे किए जाएँगे, इसका तरीकाकार क्या होगा और किस तरह एक दिन के अंदर ये सारा अमल मुकम्मल किया जाएगा, चाहे एक दिन से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। ये तमाम सवालात हैं और बहुत ही सीरियस किस्म के सवालात हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर लंदन से बाहर रहता है तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा? वो लंदन में कैसे आ सकता है? बर्मिंघम में अगर पाकिस्तान कौंसल खाना है तो वहाँ पर कैसे जाएँगे? और फिर ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर लंदन में यानी सेंट्रल लंदन के अंदर आपका हाई कमीशन का ऑफ़िस है, जहाँ पर इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा, तो फिर उन लोगों का क्या है जिन्होंने लंदन के बिल्कुल यानी ईस्ट से आना है, वेस्ट से आना है, क्योंकि ये मसाइल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जो दायरा में रहते हैं, अगर आपने कभी टेस्ट स्टेशन के लिए भी जाना हो, तो ये एक हरकुलियन टास्क बन जाता है, जिसके लिए ऑब्वियसली लोग शिकायत करते हुए भी नज़र आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और ऑब्वियसली जो करता धरता हैं इसको सोचना होगा। क्या कोई पायलट प्रोग्राम जिसको पहले टेस्ट किया गया और फिर तरीक़ेकार लोगों को कैसे आप समझाएँगे? यानी रजिस्टर्ड वोट अगर आपने अपना करवाना है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हवाले से मेरा ख़्याल है कि अभी टाइम है और हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो हक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया गया, इसकी जो एफ़िकेसी है और इसकी जितनी अफ़ादियत होनी थी, शायद वो वैसी नहीं हो पाएगी। और फिर ये वोट का हक जो मिला है, शायद ज़ाया हो जाए और वो लोग जो इमरान खान या किसी भी जमात को वोट डालना चाहते हैं, वो शायद अपना इस वोट के राइट को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लॉन्ग है, लेंथी है, मुश्किल है। आपको इसको कन्वर्ट करना होगा लोगों तक पहुंचाकर इस सारी सिचुएशन को। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये भी आपको बता दें कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये वोट का हक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिले, उसकी फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हमादा साहब ने एक ट्वीट भी शेयर किया मरीम नवाज़ का, जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक मिलना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की गई और इसे बुलडोज़ करने की बात की गई और फिर ये भी कहा गया कि नंबर मौजूद नहीं है। बिलावल की तरफ से जिस किस्म की बचकाना सियासत और बचकाना बयानात फ्लोर ऑफ द हाउस दिए गए, वो भी कौम के सामने है। आइन को किस तरह गलत अंदाज में इंटरप्रेट करके फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया गया, वो भी कौम के सामने है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके अपने लोग पूरे नहीं थे और वो इत्तेहाद जिसकी ये बात कर रहे थे, अपोजिशन मुत्तहद और अपोजिशन इत्तेहाद और पार्लियामेंट के अंदर किस तरह हम कामयाबियाँ सिमट सकते हैं, ये वो गुफ्तगू है जो शहबाज शरीफ को बिलावल ने कही और फिर इस पे मुलाकातें भी हुई। आज इन सब लोगों को मुँह की खानी पड़ी और अगर मैं ये कहूँ कि ये पार्लिमानी बेरोज़गार हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हार हुई है और अब इस महाज से अगर ये कहा जाए कि ये कभी भी मुत्तहद नहीं हो पाएँगे, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मुत्तहद कभी भी नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ये इकट्ठे हुए थे एक जमात का शिकार करने के लिए, लेकिन ये खुद शिकार हो गए। व्यूअर्स, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने कहा था कि एक जहाद है, लोगों को उनका हक देना, ऐसे कवानीन लेकर आना जिसके रास्ते में अपोजिशन रुकावटें डालती रही। अगर आपको कोई इख्तलाफात थे तो आप इसका हाल वो मत करें जो मरीम नवाज़ ने अपने केसेस का किया हुआ है कि डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। आप हुकूमत के साथ बैठते, इसका हल पेश करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा जो जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए वो तमाम अरकान असम्बली जो अपनी बीमारी की वजह बावजूद वहाँ पर पहुँचे, जिनमें एहसानुल्लाह टवाना साहब हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, खुशाब से इनका ताल्लुक़ है, इसके बावजूद वो आए। राहत अमानुल्लाह भट्टी मुरीद के से इनका ताल्लुक़ है, बीमार थे, इसके बावजूद आए। ख्याल ज़मान केपी से सख्त बीमार थे, इसके बावजूद आए। और फिर शेख रशीद साहब, उनके भाई का इंतकाल हो गया, इस पर इसके बावजूद वो पहुँचे। उन्होंने अपना जो कौम के लिए हक़ था वो इस्तेमाल किया और कौम के लिए पहुँचे, इन कवानीन के लिए पहुँचे ताकि लोगों को उनका हक़ मिल सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का किरदार आपके सामने है।
मरीम नवाज़ साहिबा ने कल कुछ बातें कही और मैं आपके सामने पेश नहीं हो सका अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से। एक एफ़िडेविट का चर्चा बहुत है शहर में। इस शहर में भी और हर शहर में जो पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार है, कल बहुत चर्चा रहा और उस एफ़िडेविट की बुनियाद के ऊपर अदालतों के सामने अपने आप को मज़लूम और ऐसा पेश किया गया कि शायद इनके ख़िलाफ़ कोई साज़िश रची गई। हैरानगी की बात ये है और जिन लोगों ने इस खबर को छापा, चेक नहीं किया कि जनाब जब अपीलें लगी क्या जिस जज का नाम लिया गया और जिसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, उस वक़्त क्या वाक़ई वो अपीलें सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। और फिर जिन लोगों ने एफ़िडेविट दिया और जिस तरह एक सहाफ़ी तक ये खबर पहुँचती है, खबर पहुँची ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसे लीक किया गया या उस सहाफ़ी के पास कोई बहुत ही जादू की छड़ी थी कि उसने अपने सोर्सेज़ से। तो ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ का हाल है कि किस तरह खबरें दी जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक एफ़िडेविट था जो जिस सहाफ़ी के नाम से अखबार में छपी वो स्टोरी और फिर वो किस तरह आगे जो उसका हाल हो रहा है। जज साहब के बेटे भी मैदान में आ गए और वो खुद ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात थे, अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्यों सदर नहीं बन सकते, सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर वो ओहदे पे रहे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ इनके अपने बयानात में आपको नज़र आएंगी। 3 साल का अरसा है और 3 साल एक शख्स खामोश रहता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है और मैं चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ से मिलूँ। ये बहुत सारी सवालात हैं, तज़ादात आपको इनकी गुफ्तगू में भी मिलेंगे, इस एफ़िडेविट के अंदर भी मिलेंगे और इसका अब अदालत के अंदर ये मामला है और ये सवालात अब अदालत की तरफ से भी उठाए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई। इतने जज्बाती होकर आप एक स्टोरी छाप देते हैं और जिस लेवल के ऊपर जिस तरह ये स्टोरी मिली उसके बाद से छापा गया, इसने यकीनन बहुत सारे लोगों की सहाफ़त को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और मुश्किल होगा इन लोगों पर एतबार करना। लेकिन मरीम नवाज़ आज भी कहती हैं कि वो सुरखरू हुए, एक और हल्फनामा आया, ज़मीर जाग गया और एक और गवाही आ गई, लेकिन खुदारा कौम को मत बेवकूफ़ बनाएं। आपने अपने आप को तो बेवकूफ़ बनाया, यानी कैलकुलेशन किसी की तरफ से नहीं की गई। जितने भी बीरबल लंदन में बैठे हुए थे दाएं बाएं, जो अक्सर वो कहते हैं कि जो इनके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि जनाब चेक कर लिया जाए, तारीख चेक कर ली जाए, इस जज का उससे क्या ताल्लुक़ है और फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका मौक़िफ़ ले लिया जाए और फिर इसके बाद हम इस खबर को अगर जिस तरह चाहते हैं नोटराइज़ करवा के पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी को देना है, अगर इसी तरह मुबैना तौर पर जो बात की जा रही कि दिया गया, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती थी। लेकिन किसी ने इसका ख़्याल नहीं किया और फिर ये भी कहा गया उनके बेटे की तरफ से जज साहब के कि मुलाकातें रही हैं, वो मिलते रहे हैं। तो इससे ये तो कम से कम चीज़ वाज़ेह हो गई कि जज साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज़ शरीफ जो कायद हैं, उससे बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे, हैं और ये मरासिम है, जिसका ज़िक्र ऑब्वियसली मरीम नवाज़ ने भी किया कि एक प्राइम मिनिस्टर है, आम आदमी तो नहीं है, लोग जानते होंगे ये कौन है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक शादी हुई, उनके घर की शादी थी जिसमें आपने मीडिया के सारे टाइकून्स वहाँ पे देखे, जजों को देखा, सियासतदानों को देखा। तो किस मुँह से ये लोग जाते हैं? जब आपका अदालत के बाहर ताल्लुकात होंगे लोगों के साथ, तो फिर आप अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। फिर आप मुकमुका ही करेंगे। फिर आपका कभी ज़मीर सो जाएगा, कभी ज़मीर जाग जाएगा, कभी ज़मीर को जगाया जाएगा, कभी ज़मीर को झंझोड़ा जाएगा, कभी ज़मीर को पास बुलाकर यानी दूसरे मुल्क बुलाकर झंझोड़ा जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये एक हकीकत है और ये अब मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए कि वो इसको जस्टिफाई कर सकें। व्यूअर्स, मैंने जो नाज़िम कत्ल केस है, इसके हवाले से आपको मुसलसल अपडेट भी रखा और पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता रहा है। मैं जल्दी खबरें आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस मामले को हम ना छोड़ें, हम जुड़े रहे, इसीलिए ये खबर आज भी मीडिया के अंदर मौजूद है। नाज़िम कत्ल केस एक हकीकत है उस निज़ाम की जो पाकिस्तान में राइज है। जब ताकतवर कत्ल करता है तो कानून के मुहाफ़िज़ उस शख्स की हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। अब तक दूसरा तफ्तीशी अफसर इस केस के अंदर तब्दील किया जा चुका है और फिर वही हुआ।
कानून की किताबें बदल गई, कानून की दफ़ात बदल गई, दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म कर दिया गया, प्रेशराइज़ किया गया। भाई ने, यानी जो नाज़िम का भाई था, उसने अब्दुल करीम साहब का नाम जो है वो ले लिया है वापस, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये उस वक्त मौजूद नहीं थे। देखिए, कानून को अपना काम करने दें। अब एक शख्स ये कहता है कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो फिर या तो फिर कानून ये बात मान ले कि इन्वेस्टिगेशन को बंद करे, और एक भाई के कहने पर उसको जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम है सज़ा दे दे। कानून ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस इन्वेस्टिगेशन में ये तय होगा कि कौन शख्स वहाँ पर मौजूद था और कौन मौजूद नहीं था, किसका क्या किरदार था, शवाहिद क्या कहते हैं, गवाहान क्या कहते हैं, सबूत क्या इकट्ठे किए गए। एक शख्स कहता है कि जनाब इसको निकाल दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। यकीनन वही हुआ, यानी पैसा जीता, प्रेशराइज़ किया गया, धमकाया गया, डराया गया, और फिर नाम को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ पर रियासत का किरदार है व्यूअर्स। रियासत को हरकत में आना चाहिए, रियासत को इस मामले को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि एक शख्स अगर माफ़ भी कर दे, रियासत को माफ़ नहीं करना है, क्योंकि इससे माशरे में बिगाड़ पड़ता है। माशरे में लोग कानून जो हिफाजत करता है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा कर देखते हैं कि जनाब ये कानून अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। तो ये इस कानून की हकीकत है। और अगर भाई साहब नाज़िम के वापस ले लेते हैं, दूसरी जो उम्मीद की किरण हमें जो नज़र आ रही है, वो भी ग़ालिबन खामोश करवा दिया जाएगा। नाज़िम की जो अहलिया है वो मुद्दई बन सकती है, वो बात कर सकती है, और उसकी अगर वो मैदान में आ गई तो फिर ये केस बंद नहीं होगा। लेकिन अगर वो भी खामोश हो गई तो मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, चूँकि जो कानून के मुहाफ़िज़ थे उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, भाई ने अपना किरदार अदा नहीं किया, माँ सवाए सड़कें ब्लॉक करने से। और जो जिस किस्म की अब सिचुएशन डेवलप हो गई है, इससे कुछ नहीं होगा कि आपने एक शख्स का नाम वापस ले लिया, क्योंकि या तो आप फिर प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, या फिर आप दबाव में आ गए। दो बातें हुई हैं, और जो दबाव है ये दबाव की वजह से सब कुछ हुआ है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रोज़ाना 2 वीडियोज़ करूँ, और एक वीडियो हम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान लगाएंगे, और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे, 4 से 5 बजे इंशाल्लाह मैं अपलोड किया करूँगा। और ये सिलसिला जो पिछले 2 दिन से हमारा टूटा हुआ था, इसको मैं रेगुलर भी करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात, आपने शाहीन सबाई साहब के हवाले से मुझसे बहुत सारी रोज़ाना पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जनाब क्या हुआ, नाराज़ हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक बेहतर और बड़ी खुशखबरी और डेवलपमेंट के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सहाफ़त का कैनवस तब्दील करेगा। और इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पे काम जारी है, और शाहीन सबाई साहब एक भरपूर अंदाज में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। ना मेरी उनसे नाराज़गी है, ना उनकी मेरे से नाराज़गी है। बाज़ लोगों ने ये भी कहा, बहुत ही इज़्ज़त की जगह है, बुज़ुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं, और बहुत ही प्यार करने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आपके सामने पेश होंगे। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।